उत्तराखंड की नौनी के साथ आज हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडे जी। हेमलता जी मीडिया बैकग्राउंड से रही है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और अचानक मैम इस फील्ड में आ गई। मैम, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, एक आजकल आप लोगों ने डिपार्टमेंट ने नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है, क्या कुछ है वो? देखिए, भारत सरकार की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। जैसा कि आप भी जानते हैं, नशे की जो बुरी लत है वो कोई नई लत नहीं है और आज की डेट में हमारे राज्य में, विशेषकर देहरादून के दूर दराज के इलाकों में भी और शहरी क्षेत्र में भी नशे की जो प्रवृत्ति है काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसी को देखते हुए जन जागरूकता के लिए विभाग ने ये योजना है, उसके तहत अभियान शुरू किया है। क्योंकि एक डायलॉग क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम जब समाज में क्रिएट होती है, जब तक संवाद नहीं होगा आपसी और लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक उस बुराई के खिलाफ हम लोग साथ मिलकर लड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए योजना के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करा रहे हैं, ओपन माइक कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, जहाँ पे समाज के ही लोग हमारे बीच से आकर अपनी जो भावनाएं हैं नशे के खिलाफ वो बता सकें और जन जन तक एक मैसेज पहुंचे कि नशे की जो लत है वो ख़राब है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए और आपके आसपास जितने लोग रहते हैं सभी के लिए। मैम, एक सवाल कि कैसे आपने कई अच्छे चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में काम किया है, तो कैसे ये डिसीजन लिया कि उधर से आप सीधे इधर सरकारी नौकरी की तरफ आ गए? दरअसल मैं शुरुआत से, मुझे क्रिएटिव साइड में काफ़ी मैं इन्वॉल्व रहती थी स्कूल टाइम से ही। मन ज़रूर था मेरा एक टाइम पे कि मैं आगे जाके जर्नलिज्म में ज्वाइन करूं। 12th के बाद किसी कारणवश मुझे बीएससी करनी पड़ी कंप्यूटर साइंस में। अब जो भी रीज़न था वो फैमिली प्रेशर आप बोल सकते हो। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज़, मुझे कहीं से पता लगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीएससी भी किया है तब भी आप जर्नलिज्म के कोर्सेज कर सकते हो। एंड क्योंकि लिखना पसंद था तो मैंने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है भोपाल में, वहाँ से एमए किया। एंड एमए करने के दौरान ही टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, वहाँ फिर कार्य किया। फिर मैं एबीपी न्यूज़ में, जो नोएडा में कैंपस है उसका, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर। इसके बाद क्योंकि एक बचपन से ललक थी कि एक बार एग्ज़ाम्स की, सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए, तो जॉब के साथ ही वो स्टार्ट की एंड इवेंचुअली यहाँ सिलेक्शन हो गया। एंड क्योंकि मैं मूल रूप से हूँ उत्तराखंड की, लेकिन बचपन से कभी रही नहीं थी राज्य में, तो ये भी एक मौका था राज्य में आके काम करने का, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मैंने फिर ले लिया। बहुत खूब। और डिपार्टमेंट की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ लोग ले सकते हैं? देखिए, विभाग की सबसे बड़ी जो योजना है, जो कि लोगों को पता भी है, वो है पेंशन योजनाएं हमारी होती हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए पेंशन योजनाएं हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर के हैं और किसानी, खेती का कार्य खुद कर रहे हैं, उनके लिए भी पेंशन योजनाएं हैं। इन सब पेंशन योजनाओं में अलग अलग प्रकार की आपकी अर्हताएँ हैं। जो बेसिक अर्हता है वो है कि आपकी आय जो है वो 48 हज़ार रुपये सालाना, यानी कि 4,000 रुपये महीने से कम होनी चाहिए, या फिर आपका परिवार जो बीपीएल कैटेगरी में आना चाहिए। तो इन योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है अगर आप हमारे विभाग में अपने आवेदन पत्र है जो हैं सारी अर्हताओं के साथ जमा कराते हैं, लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, हमारी छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी पॉपुलर रही है हमारी छात्रवृत्ति की योजना। हमने हाल ही में 2019-20 और 20-21 वर्ष की जो छात्रवृत्ति थी उसका भुगतान पूरा कर दिया है। क्योंकि योजना ऑनलाइन है ये और पेंशन योजनाएं भी, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई जो कमी होती है वो ऑनलाइन ही दिख जाती है, वहीं पे सही कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में शायद जनता को इतना नहीं पता, मैं वो बताना चाहूँगी। हमारे यहाँ ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार, गरीब परिवार जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या अंत्योदय के कार्ड हैं उनके पास, उनकी पुत्रियों की अगर शादी होती है, उनके लिए एक योजना है जिसके तहत 50,000 रुपये की धनराशि जो है परिवार को दी जाती है। इसके लिए आपको शादी, जब विवाह होता है उसके उस वित्तीय वर्ष में ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। और ऐसी विधवा महिलाएं जो पेंशन प्राप्त कर रही हैं विभाग से और वो सामान्य जाति की हैं, उनको भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। इसके अलावा हमारे विभाग की ओर से ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो विवाह करते हैं उनको भी एक प्रोत्साहन धनराशि 25,000 की दी जाती है, इसकी भी योजना है। अंतर्जातीय विवाह के लिए भी विभाग जो है 50,000 रुपीज़ की जो प्रोत्साहन धनराशि देता है, उसमें एक पक्ष जो है वो एससी का होना चाहिए, ये प्रावधान है। ये हमारी बेसिक योजनाएं हैं जो विभाग को एक तरह से संचालित करने में हेल्प करती हैं और विभाग का जो मूल उद्देश्य है उसे पूरा करने में सहायता करती हैं। मैम, बोना पेंशन योजना में अभी कितने लोग रजिस्टर्ड हैं अपने डिपार्टमेंट में? दरअसल बात यह है कि बोना पेंशन योजना विभाग ने चलाई ज़रूर थी,
इशू ये था कि अगर आपको पता हो 2016 में जो RPWD एक्ट आया उसके बाद दिव्यांगताएं पहले सिर्फ 7 प्रकार की थी, लेकिन बाद में 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हो गई और बौनापन भी दिव्यांगता में आ गया। तो आज की तारीख में टेक्निकली जितने भी हमारे पास बौना पेंशन में आवेदन आते हैं हम उसे डिसेबिलिटी पेंशन में ही इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए टेक्निकली उसका हम काउंट जो हमारे स्तर पर जैसे हम जब रखते हैं उसे डिसेबिलिटी में ही काउंट कर रहे हैं। तो टेक्निकली यस, उसका हम सेपरेट काउंट नहीं कर रहे बिकॉज वो डिसेबिलिटी में आपका आ गया है। तभी कहा जाता है कि काफ़ी टाइम से बोने की जो है हमारे यहाँ कुछ डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड थे वो संख्या बढ़ नहीं पाई, यही कारण है कि वो डिसेबिलिटी में अब काउंट हो रहे हैं। जी जी। अच्छा मैम, और किन्नर पेंशन योजना एक शुरू हुई थी बट किन्नर्स ने उसके लिए मना कर दिया था यहाँ की हम लोग, तो वो आगे बढ़ पाई कुछ? जी हाँ, दरअसल किन्नरों के लिए जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली किन्नर, क्योंकि ट्रांसजेंडर में बहुत सारे आपके किन्नर भी आते हैं और कई सारे उनके और भी जो लोग हैं वो आते हैं। तो इनके लिए पेंशन योजना ज़रूर है, भारत सरकार की ओर से इसके प्रावधान जारी किए गए थे। इस योजना में आज की तारीख में हालांकि राज्य में कोई भी लाभार्थी नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में हमने अपने जनपद में कम से कम हमने कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं उनसे बातचीत की है और ऐसे ट्रांसजेंडर्स हमारे सामने आए हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। अब इस योजना को, चूँकि पेंशन की योजना इवेंचुअली इसे ऑनलाइन किया जाना होगा, तो पहले हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 1-2 महीनों में इस योजना के जितने भी एप्लीकेशन फॉर्मेट जो भी होता है उसे ऑनलाइन सिस्टम पूरा तैयार कर दे, उसके बाद एप्लीकेशंस मंगाएं। इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है मुझे, भारत सरकार ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है ट्रांसजेंडर्स के लिए, जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनको बाकायदा जो ज़िले के डीएम होंगे उनके माध्यम से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि वो ट्रांसजेंडर्स है, क्योंकि कई बार ये दिक्कतें आती हैं उनके सामने कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ये प्रमाणित करना पड़ता है कि वो ट्रांसजेंडर हैं और उनके लिए ये पूरा प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए ये कार्य किया गया है। हम आने वाले दिनों में इसका भी काफ़ी प्रचार प्रसार अपने स्तर से करेंगे। ये तो बहुत ही सही सहूलियत मिलने जा रही है। अब ट्रांसजेंडर्स को साबित नहीं करना पड़ेगा बल्कि उन्हें जिला स्तर से जो है प्रमाण पत्र मिलेगा। मैम एक चीज़ और, जैसे लोग यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि हमारे ये काम नहीं हो पा रहे, डिपार्टमेंट को या सरकार को कोसते हैं, तो किस हद तक मतलब उसमें लोग जिम्मेदार होते हैं, डिपार्टमेंट आखिर? देखिए, सबसे पहली बात ये जो बेसिक लॉजिक है, मैं आप हम सब जितने लोग सरकारी सिस्टम में हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, हम लोग समाज का ही हिस्सा हैं। हम लोग सामान्य घरों से आते हैं, जिस तरह की लाइफ बाकी लोग जी रहे हैं हम भी वही लाइफ जीते हैं। तो पहली बात तो ये कहना कि भाई जब हम बोलते हैं कि सरकारी लोग गलत हैं तो हम एक तरह से समाज पे ही सवाल उठा रहे हैं। दूसरा ये कि कभी भी जैसे मैं कार्यालय आती हूँ, हम जब भी सरकारी अधिकारी कार्यालय आता है हम किसी के मन में द्वेष की भावना लेके यहाँ पे काम नहीं करते। हमारे सामने जो कागजात आते हैं उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। जो जीओ आते हैं हमारे सामने, क्योंकि बताओ सरकारी अधिकारी नियम से हम बंधे होते हैं, जीओ आदि से बंधे होते हैं, तो कई बार हो सकता है कि आपका हो सकता है कार्य हो लेकिन आपके अभिलेख पूरे नहीं हो, तो वहाँ पे हमें मना करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है जनता हमें कोसे, बट ये भी ज़रूर है कि हम सरकारी लोग गिनती के होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में आज की तारीख में 15-16 लोग हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अलग अलग पदों पर तैनात हैं। पूरे ज़िले का जो समाज कल्याण का कार्य है इन 15 से 16 लोगों की ही जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये चाहूँगी कि जो समाज के लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो भी इस काम को करने में हेल्प करें। मैं एक एग्जांपल बस आपको दूंगी। जैसे कुछ दिनों पहले हमारा एक शासनादेश था कि पति और पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल सकती, एक ही व्यक्ति को मिल सकती है। मेरे पास कई बार लोग आए कि मैम हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी दोनों को पेंशन मिल रही है। मैंने उनसे बस इतना बोला, आप मुझे नाम बताइए। किसी ने नाम बताने में रुचि नहीं दिखाई और उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी आपकी है चेक करना। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि जहाँ हम सरकार को कोसते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हम अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें हेल्प करने में, क्योंकि अगर हम हेल्प नहीं कर रहे तो शायद हमें हक भी नहीं बनता कि हम सरकारी सिस्टम पे या राजनेताओं पे सवाल उठाएं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जी जी जी, बिल्कुल सही। डिपार्टमेंट और अधिकारियों को कोसने की बजाय अगर हम सपोर्ट करें और कोई भी शिकायत लेके आया है तो कुछ चीज़ें हेल्प कर दें, कुछ बातें बता दें, तो शायद हमें उन्हें कोसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से और कोई मैसेज आप देना चाहते हो? एक मैसेज मैं बिल्कुल देना चाहूँगी, क्योंकि उत्तराखंड की नौनी मतलब बेटी हमारे राज्य की। जो मेरा मैसेज बस ये है कि एक लाइन हमें हमेशा सुनने को मिलती है, घरों में भी होता है, जब कोई बेटी कुछ अचीव करती है, ये बहुत हटके है हमारे विभाग से इसलिए मैं भूल रही हूँ, तो आमतौर पे कहा जाता है कि मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। तो मेरी सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि इस लाइन को यूज़ करना बंद कीजिए, क्योंकि द मोमेंट हम ये बोलते हैं कि अरे मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, भले ही हम प्राउडली बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उस लाइन के माध्यम से ये जाहिर हो जाता है कि भाई
बेटा ही इवेंचुअली जो बेटे की उपाधि है वो देनी पड़ रही है हमको बेटी को। तो इस चीज़ को मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं कई बार ये लाइन सुनती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं, मुझे बहुत सुन के अजीब लगता है, क्योंकि द मोमेंट हम ये बोलना शुरू करते हैं, हम जो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं उसको हम और बढ़ावा दे रहे हैं। और ये चीज़ हर चीज़ पे लागू होती है, जब हम कास्ट की बात करें, रिलीजन की बात करें, हर चीज़ में ये लॉजिक लागू होता है। द मोमेंट हम उस चीज़ को अलग करने की कोशिश करें, अलग से दिखाने की कोशिश करते हैं, हम उसे जोड़ने की बजाय उसको और अलग करने की कोशिश करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अपनी सोच को ब्रॉड माइंडेड रखिए और लाइफ में कम से कम स्ट्रेस लेने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। बेटी नहीं बेटा है की जगह हमारी बेटी हमारा अभिमान को अगर हम फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैम, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोग उत्तराखंड की नौनी को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।